हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी। आरपीजी की हमें फुल फॉर्म बतानी है। और देखो, ये हमारा ना आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2023 के शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ही, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और देखो बेसिकली ना, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो आरपीजी होता है ना, ये एक हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, और ये इसको यूज किया जाता है बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। और इसको ना इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में आईएमबी के लिए। आईएमबी क्या है? ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये याद रखेंगे। और कुछ देखो मेजर हाई लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे हम पढ़ते हैं ना मेजर लैंग्वेजेस की, जैसे कि हमारा हो जाएगा ये पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट और सी हैश। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ बैलेंस diet should meet the RDAs for an individuals. State the full form of RDA. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो RDA है ना, हाँ देखो RDA की फुल फॉर्म बतानी है। और हमें एक हिंट भी दे दिया गया है कि ये ना एक बैलेंस डाइट में यूज किया जाता है ये RDA फुल फॉर्म को। ठीक है, तो देखो इजीली हम इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट से रिलेटेड होगा जो भी इसका जो आंसर होगा। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और बेसिकली ना, बैलेंस डाइट तो वैसे आपको पता होगा ना, बैलेंस डाइट का मतलब होता है हिंदी में हम कहें तो संतुलित आहार होता है ना। तो उसमें क्या होता है, आरडीए इस वर्ड का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। यानी कि इसमें रेकमेंड किया जाता है कि जो आपकी डाइट में है क्या क्या आपको खाना है, कैसे खाना है, कौन सा न्यूट्रिशन किस तरह से लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, RDA is average daily dietary intake level that is sufficient to meet the nutrient requirement of nearly all 97 to 98%। देखो क्या होता है कि आप अगर आरडीए लेते हैं, यानी कि आप जब आरडीए लेते हैं ना, तो आप 90 से 97% एक दिन का आप एक हेल्दी मील ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो आपको जो आरडीए दिया जाता है ना, ये आपको पर्टिकुलरली जेंडर के बेस पे, आपके स्टेज, आपके एज ग्रुप के बेस पे, इन सब चीज़ों के आधार पर ही आपको ये आरडीए दिया जाता है, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, in the context of the banking sector, what does F stands for in IFSC। आपने देखा होगा आपके पासबुक में ये एक टर्म आता है IFSC। उसमें लिखा होता है ना IFSC कोड। तो IFSC की जो फुल फॉर्म होती है ना, उसमें बताना है कि F का मतलब क्या होता है। तो देखो बेसिकली मैं आपको ना इसकी फुल फॉर्म बता दूं, ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, तो एफ फॉर क्या हुआ, ये फाइनेंशियल हो गया है ना। मैं यहाँ पे लिखने में तो नहीं बनेगा, या मैं थोड़ा सा ट्राई कर लूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, तो एफ फॉर फाइनेंशियल है, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आईएफएससी जो आप देखते हैं ना, आपके अकाउंट पे लिखा होता है आईएफएससी कोड। बेसिकली ना इसमें 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये। ठीक है, और देखो आईएफएससी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और साथ में एनईएफटी। एनईएफटी की फुल फॉर्म ये भी याद रखेंगे। देखो ये क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो याद रखना है नेफ्ट के बारे में भी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एट विच प्लेस वॉज द मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ साइवा कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट राष्ट्रकूट किंग कृष्ण फर्स्ट। देखो एक ना टेम्पल है साइवा टेम्पल, जिसको कि बनवाया गया था, ये जो ग्रेट राष्ट्रकूट किंग है ना कृष्ण फर्स्ट, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। तो इसको कौन सी जगह पर बनवाया गया था, ये हमें बताना है। तो देखो इसको बनवाया गया था, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एल्लोरा। एल्लोरा में बनवाया गया था। अब एल्लोरा है कहाँ पर ये, तो आप में से आई थिंक 90% लोग जानते होंगे एल्लोरा और अजंता की कैब, ये सारे हमारे किस में थे,
महाराष्ट्र में थे। ठीक है, तो देखो हमारा ये एलोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखो जो एलोरा का जो टेम्पल, ये जो टेम्पल्स है ना, यहाँ पे जो एलोरा, देखो एलोरा कैव्स ये महाराष्ट्र में है और इसको बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूट और यादव डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है ना, उन्होंने बेसिकली हिंदू और बुद्धिस्ट कैंप बनवाया था। ठीक है, हिंदू और बुद्धिस्ट कैंप बनवाया था अपने शासन के टाइम में। और द कैलाश टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। हाँ, ये भी याद रखेंगे, जो कैलाश टेम्पल है ना, वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को, क्योंकि एसएससी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, और ये जो कैलाश टेम्पल है इसको बनवाया गया था कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट सिंगल रॉक एक्सकेवेशन है वर्ल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यादव डायनेस्टी है ना, उन्होंने मेनली ना जैन कैव्स, जो जैन की गुफाएं हैं उसको बनवाया है यादव डायनेस्टी ने। ठीक है, और एलोरा कैव्स को, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और यहाँ पे टोटल ना 12 बुद्धिस्ट कैब हैं, 17 हिंदू कैब्स हैं, गुफाएं हैं यानी कि, और 5 जैन गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, बृहदेश्वर टेम्पल विच एग्जिबिट्स द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन। देखो हमें बताना है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, ये है कहाँ पर, और ये भी बताया गया है कि ये एक द्रविडियन टेम्पल का, इसका जो आर्किटेक्चर वो एक द्रविडियन टेम्पल है। मतलब कि द्राविड़ स्टाइल में इसको बनवाया गया है बृहदेश्वर टेम्पल को। ठीक है, देखो ऑप्शन में हमारे पास, देखो इसको, ये हमारे आंसर्स नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तंजावुर। तंजावुर कहाँ पर है ये, तो ये है तमिल में। ठीक है, तमिलनाडु में है तंजावुर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, इसको ना थंजाई पेरिया कोविल या फिर राजराजेश्वरम टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ना इसमें बृहदेश्वर टेम्पल में ना भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, तो कौन से मंदिर में कौन से भगवान की पूजा की जाती है आपको ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ इतना पता होने से कुछ नहीं होगा कि ये टेम्पल इस वाले स्टेट में, हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन से गॉड की यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, और बेसिकली ना ये हिंदू टेम्पल है। ठीक है, और इसको ना बनवाया गया था तमिल के जो राजा चोला फर्स्ट थे ना, उसके द्वारा बनवाया गया था इसको, बृहदेश्वर टेम्पल को। ठीक है, और ये यूनेस्को का पार्ट रहा है। ठीक है, यूनेस्को का के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है ना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, क्योंकि इसको चोला ने ही बनवाया था इसीलिए। ठीक है, और इसके कुछ अदर टेम्पल्स की बात करें तो देखो ये है गंगई कोंडा चोलापुरम और दूसरा है एरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो ये एडिशनल में ये भी याद रखेंगे, ये दोनों भी यहीं के टेम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है ना, उसको कौन सी डायनेस्टी के अंडर में बनवाया गया था। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में पांड्या डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे आपका, ये जो, क्योंकि जो सन टेम्पल वाला है ना, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये उड़ीसा में जो है ये वाला सन टेम्पल है ना, तो इस समय जो गंगा डायनेस्टी है उनका राज था। और यहाँ पे देखो और एडिशनल की हम बात कर लेते हैं। जो कोणार्क का जो ये सन टेम्पल है ना, ये बना था, ये 13th सेंचुरी का टेम्पल है। और ये उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और इस टेम्पल को ना बनवाया गया था नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा, जो कि कौन सी डायनेस्टी से थे, ये थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। ठीक है, और इस टेम्पल में ना एक क्लासिक इलस्ट्रेशन दिया गया है ग्रेट कलिंगा आर्किटेक्चर का, मतलब यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये डेडिकेटेड है गॉड सूर्य को। ठीक है, सूरज भगवान के लिए ये बेसिकली जो टेम्पल है सूरज भगवान से संबंधित है, कोणार्क का सन टेम्पल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखेंगे, यहाँ पे ना देखो फेमस चंद्रभाग मेला लगता है हर साल यहीं पर, और इसको ना हर साल फरवरी के महीने में ये लगता है, ये चंद्रभाग मेला। तो ये एडिशनल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल में याद रखेंगे इसको। ठीक है,
और ये जो सन टेम्पल है ना, इस टेम्पल को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये स्लाइड ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन जो आप पढ़ रहे हैं ना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ये लाइन ले लो, चाहे आप ये लाइन ले लो, यानी कि देखो यहाँ पे कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 लाइन्स ना आपके 9 क्वेश्चन, आपके लिए 9 क्वेश्चन का काम करेगी, ठीक है। तो ब्लैक पगोडा याद रखेंगे, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था 1984 में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, लाड खान टेम्पल एट अहोल इन कर्नाटक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर। देखो एक लाड खान टेम्पल है जो कि अहोल कर्नाटक में स्थित है। तो हमें बताना है कि ये जो लाड खान टेम्पल है ना, ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। तो देखो, हम अगर बात करें ना टेम्पल के, तो कुछ स्टाइल होते हैं, जैसे नागर, द्रविड़, वेसर, ये सारे ना कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है। तो बेसिकली ना, ये जो लाड खान टेम्पल है ना, इसको वेसर शैली में बनाया गया है। और ये तो हटा दीजिए, ये तो हमने अभी पढ़ा ना ब्लैक पगोड़ा वाला, ये हटा दीजिए, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये वेसर स्टाइल होता क्या है, तो देखो ये जो वेसर स्टाइल होता है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नागर स्टाइल और प्लस द्रविड़ स्टाइल दोनों का मिक्सअप होता है। देखो जो नागर स्टाइल होता है ना, जो जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स है वो नागर स्टाइल में बनते हैं, ठीक है। और जो साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स है वो द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं। बट वेसर का मतलब होता है जिसमें कि नागर और द्रविड़ दोनों का ही मिक्सअप है, तो वो हमारा हो जाता है वेसर स्टाइल, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ है क्या। हाँ देखो बेसिकली ना, यहाँ पे जो ये टेम्पल्स है ना, जो वेसर स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं, इनका जो शेप होता है ना, वो बैल का बैल का शेप में होता है, ये बैल के शेप में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ऑफ वेसर स्टाइल्स के टेम्पल्स की हम कुछ बात कर ले, जो कि कर्नाटक में है, जैसे कि हमारा हो जाएगा महादेव टेम्पल। और यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल हो जाएगा, काशी विश्वेश्वर टेम्पल और कालेश्वर टेम्पल, ये सारे हमारे हो जाएंगे वेसर स्टाइल के टेम्पल, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन नासिक महाराष्ट्र वॉज बिल्ट बाय। ये जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है ना, ये देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमें पूरी हिंट दे दी है कि ये जो टेम्पल है नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है। देखो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम 2024 में आया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो इसको बनवाया गया है बालाजी बाजी राव के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो त्रयंबकेश्वर टेम्पल है ना, ये बेसिकली फेमस है इसके रिलीजियस सेंटर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ना ये जो 12 जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें से ये एक है, ठीक है। और ये लोकेटेड है ब्रह्मगिरी हिल्स जो है ना वहाँ पर, ठीक है। अदर कुछ नोटेबल टेम्पल्स और उसके बिल्डर्स की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल। इसको राज चोला फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि चोला डायनेस्टी से थे, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल, इसको किंग नरसिम्हा फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और कैलाश टेम्पल ये एल्लोरा में है, और इसको कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्पल्स एंड द स्टेट इन विच इट इज लोकेटेड। हमें बताना है टेम्पल्स और उसके स्टेट के बारे में कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इनमें से देख लेते हैं करेक्ट है कौन सा कॉम्बिनेशन में। तो ऑप्शन 1 है हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। तो देखो ये तो गलत है, महाकालेश्वर टेम्पल तो एमपी में है ना, एमपी लिख दूं यहाँ, इसको मैं गलत ही कर देती हूँ ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी हमें देखना है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग टेम्पल महाराष्ट्र नहीं, सोमनाथ तो ये गुजरात में है, ये भी गलत हो जाएगा, गुजरात जी लिख देती हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे, ठीक है। और कामाख्या टेम्पल असम, अच्छा देखो ये वाला ठीक है,
क्योंकि जो कामाख्या टेम्पल है ना, ये असम में ही है, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारा जगन्नाथ टेम्पल वेस्ट बंगाल, बिल्कुल गलत, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके जो एडिशनल है डिटेल्स है ना, वो देख लेते हैं। देखो, अदर टेम्पल्स और उसकी लोकेशंस को, महाकालेश्वर टेम्पल एमपी में है, ठीक है, बता चुकी हूँ। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है, बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में है, गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में है, और होयसाला टेम्पल कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे एज अ एडिशनल तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज द भितरी टेम्पल सिचुएटेड। ये जो भितरी टेम्पल है ना, वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। ऑप्शन देखो हमारे पास है यूपी, और देखो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमें अदर ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूपी करेक्ट आंसर है। द विक्ट्री ऑफ स्कंदगुप्त ओवर द हुन्स इज मेंशन इन भितरी इंस्क्रिप्शन। देखो जो ये भितरी टेम्पल है ना, तो वहाँ पे जो भितरी इंस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पर बेसिकली ये जो स्कंदगुप्त है ना, उन्होंने क्या किया था कि जो हून है ना, हून उन पे ना उनसे ये ना जीत गए थे। तो यहाँ पे जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन मतलब कि वहाँ पे जो भी मंदिर वगैरह बनाया उस पे ना इनके बारे में लिखा हुआ है, इनकी जीत के बारे में, ठीक है। तो ये वहाँ पे ना उस टेम्पल में यही चीजें मेंशन है कि इनकी जीत का वर्णन किया गया है। अदर रिलीजियस साइट्स की बात करें यूपी के, तो यूपी में बहुत सारी रिलीजियस साइट्स है, जैसे सारनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल, और बांके बिहारी टेम्पल हो गया, और इस्कॉन टेम्पल हो जाएगा, और साथ में बनारस घाट। इस्कॉन टेम्पल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये तो सारे याद रखेंगे ना, बनारस घाट वगैरह ये सारी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was awarded the Bharat Ratna for his contribution to the Green Revolution in India? हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको कि भारत रत्न मिला है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन है ऐसा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, सी है ना हमारा, सी सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, इनको ना भारत रत्न मिला था 1998 में, ठीक है। और फर्स्ट भारत रत्न वॉज गिवन टू 3 मेंबर्स, और पहली बार जो भारत रत्न जो दिया गया था ना 1954 में ना, 3 मेंबर्स को दिए गए थे, ठीक है। अब कौन कौन से मेंबर्स है वो जिनको पहला भारत रत्न मिला था, तो ये है श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। ये 3 लोग, इनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अदर अवार्डीज की मैं बात करूं, तो गोविंद बल्लभ भाई पंत को भारत रत्न मिला 1957 में, और पांडुरंग वमन काने को मिला है 1963 में, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है 1997 में। तो ये अदर भारत रत्न के अवार्डी भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश The dash is are given for outstanding performance in sports and games over a period of the previous 4 years and for showing qualities of leadership, sportsmanship and a sense of discipline। देखो हमें बताना है कि एक ना अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करने पर दिया जाता है, बट ये पिछले साल के जो हमारे 4 साल के जो परफॉर्मेंस रहे ना अच्छे, उस आधार पर दिया जाता है। और इसमें ये दिखलाया जाता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कैसी रही है, हमारा जो स्पोर्ट्समैनशिप रहा है, और हमारा जो डिसिप्लिन रहा है वो उस स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा स्पोर्ट है हमें ये बताना है, कौन सॉरी, ये कौन सा अवार्ड है जो दिया जाता है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में है हमारे पास, पहला तो नहीं है आंसर, राष्ट्रीय खेल नहीं, ये भी नहीं। अच्छा देखो, अर्जुन अवार्ड ना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ना इसको स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, अर्जुन अवार्ड ना इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में,
और इस अर्जुन अवार्ड में ना बेसिकली जो कैश प्राइस होता है 15 लाख रुपए होता है। और फर्स्ट अवार्डी इसके रहे थे फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी रहे थे, ठीक है। और फर्स्ट वुमन की बात करूं जिनको ये अर्जुन अवार्ड मिला है तो वो है अन्ना लम्सडेन। हॉकी हॉकी स्पोर्ट से रिलेटेड हो जाएंगी ये, ठीक है। अच्छा देखो, अर्जुन अवार्ड 2023 ये मिला है अदिति गोपीचंद स्वामी को, जो कि आर्चरी से बिलोंग करते हैं। आर्चरी मतलब समझते हैं ना, तीर अंदाजी, ठीक है। और भी देखो कुछ प्लेयर्स के नाम देख लेते हैं। मोहम्मद शमी, ये क्रिकेट खेलते हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो MAKA, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रॉफी है, तो ये जो माँ का MAKA, ये जो ट्रॉफी है ना, ये दिया जाता है उस इंस्टीट्यूशन या उस यूनिवर्सिटी को जो टॉप परफॉर्मेंस करते हैं इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, ठीक है। और देखो एक अवार्ड और है यहाँ पे, द्रोणाचार्य अवार्ड। मैं इसका ना कलर ही चेंज कर देती ताकि आपको दिख जाए आराम से। ये है देखो एक द्रोणाचार्य अवार्ड। एक मिनट, ये तो हो ही नहीं रहा। हाँ, हाँ, तो देखो ये ना इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है जो कि दिया जाता है कोचेस को, ठीक है। देखो द्रोणाचार्य खुद एक गुरु थे ना, तो कोच भी तो हमारे गुरु ही होते हैं ना, इसलिए ये कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। दूसरा अवार्ड है देखो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को और उस इंडिविजुअल्स को जो स्पोर्ट्स के प्रमोशन और डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, यानी उसमें अपना सहयोग देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये तो क्वेश्चन ही काफी बड़ा है हमारा, ये कोई नहीं, देख लेते क्या है इसमें। विच इंडियन अवार्ड was established in the year of 1982 to promote and encourage scientific effort in the field of environment and ecology। देखो हमें बताना है कि एक ना इंडियन अवार्ड है जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। और इस अवार्ड को दिया जाता है जैसे कि हम साइंटिफिक एफर्ट, अपने फील्ड में साइंटिफिक एफर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं अपने जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। बेसिकली हम कहें ना तो ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कौन सा अवार्ड है जो दिया जाता है, तो बेसिकली जिसमें इन्वायरमेंट वगैरह या ये टर्म यूज हो रहा होगा, तो कुछ ऐसा ही हमारा जो अवार्ड होगा ये देख लेते हैं। हाँ देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय गांधी अवार्ड फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 24 के एग्जाम में आया हुआ है ये आपका, ठीक है। तो ये हमारा अवार्ड है संजय गांधी अवार्ड फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, जो कि साइंटिफिक एफर्ट डालने के लिए दिया जाता है किसी भी फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो संजय गांधी अवार्ड है ना, ये एनुअली दिया जाता है उस इंडिविजुअल्स को जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और साथ में साइंटिफिक वर्क करते हैं अपने किसी भी फील्ड में, ठीक है। और इसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है और एक अनाउंसमेंट किया जाता है मई और जून के आसपास कि हाँ आप इसके विनर हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी ना इसकी सारे ही इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन होती है, कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोबल कितने पाकिस्तान, विच वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये एक नॉवल है कितने पाकिस्तान, ठीक है, जिसने कि साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है। तो इसको लिखा किसने है इस नॉवल को, देखो इसको लिखा है कमलेश्वर ने, ठीक है। ये जो ऑथर है कमलेश्वर, उनके द्वारा इस नॉवल को लिखा गया है। और पाकिस्तान या इंडिया के बीच में कुछ होता है तो थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखो इनको ये अवार्ड दिया गया है 2003 में, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इनकी नॉवल के लिए। और इनके अदर नॉवल की बात करें ना, तो ये इनकी एक नॉवल ये है पति पत्नी और वो, शायद ये कोई मूवी भी तो है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो ठीक है कोई नहीं। पति पत्नी और वो ये इनकी ही नॉवल है। और एक है समग्र उपन्यास, ये भी इनका ही नॉवल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट हमारा आ गया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला। द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन डैश। द्रोणाचार्य अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया था, स्टेनो के क्वेश्चन में आया हुआ, स्टेनो के एग्जाम में आया हुआ ये। देखो इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 1985 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है ना,
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, द अवार्ड कम द अवार्ड comprises a bronze statue of द्रोणाचार्य, a certificate। बेसिकली इस अवार्ड में ना एक ब्रॉन्ज स्टेचू दिया जाता है द्रोणाचार्य जी की, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कुछ सेरेमोनियल ड्रेसेस दिए जाते हैं, और इसमें साथ में मनी प्राइज भी दिया जाता है, जो कि होती है 15 लाख रुपए, ये लाइफ टाइम के लिए होता है, और 10 लाख रुपए रेगुलर दिया जाता है इस द्रोणाचार्य अवार्ड में। ठीक है, अब देखो, जो इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट रहे हैं ना इस अवार्ड को, वो रहे भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि रेसलिंग खेलते हैं। ठीक है, और ओम प्रकाश भारद्वाज ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, और ओम नामबिहार ये एथलेटिक्स खेलते हैं। ठीक है, इन सबको ही सम्मानित किया गया था 1985 में। ठीक है, इन अवार्ड से, द्रोणाचार्य अवार्ड से। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। तो देखो, हमारी सीरीज है यहाँ खत्म हो गई है। आपको ये पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।